तो चलिए बात करते हैं 1918 के खेड़ा सत्याग्रह की। ये भारतीय इतिहास का वो अध्याय है जिसे हम अक्सर गांधी जी के शुरुआती और सफल आंदोलनों में गिनते हैं। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, एक कामयाब किसान विद्रोह की, या इसके पीछे की हकीकत कुछ और है, कुछ और परतें हैं? आइए इस विश्लेषण में खेड़ा की जमीनी सच्चाई को टटोलते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या वजहें थीं, वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने खेड़ा के किसानों को उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक टकराव की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है आर्थिक दबाव की, कानूनी दांवपेच की और एक बिल्कुल नए तरह के नेतृत्व के उभरने की। इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार थे वो थे गुजरात के खेड़ा जिले के पाटीदार किसान। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग कौन थे और इनके समाज की बनावट, इसका स्ट्रक्चर कैसा था। और देखिए, मजे की बात यह है कि पाटीदार समुदाय कोई एक जैसा नहीं था। इसमें भी साफ साफ दो वर्ग थे। एक तरफ थे बड़े पाटीदार, जो पैसे रुपये से मजबूत थे, जमीन जायदाद ज्यादा थी और जिनकी पहुंच सरकारी नौकरियों तक थी। वहीं दूसरी तरफ थे छोटे पाटीदार, जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खेती पर टिकी हुई थी और जो सामाजिक और पढ़ाई लिखाई के मामले में उतने आगे नहीं थे। ये जो फर्क है ना, ये इस आंदोलन के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। खेड़ा के किसानों के लिए ये परेशानियां कोई रातों रात पैदा नहीं हुई थी। ये सिलसिला तो 1899 से ही चल रहा था। कभी अकाल, कभी कोई महामारी, ये इलाका लगातार इन सब की चपेट में आ रहा था। हर साल लगान चुकाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था, पर फिर भी जैसे तैसे गाड़ी खिंच रही थी। लेकिन फिर आया साल 1918 और ये साल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई मुसीबतें एक साथ लेकर आया। और जब ये सारी मुश्किलें एक साथ मिलीं तो एक ऐसा भयानक संकट पैदा हुआ जिसने किसानों को बगावत की राह पर धकेल दिया। सबसे पहली और सबसे बड़ी मार पड़ी सूखे की। हालात इतने बिगड़ गए थे कि फसल की पैदावार जो नॉर्मली होती थी उसके 25% से भी कम रह गई। मतलब आप सोचिए, किसानों की आमदनी का जो मुख्य जरिया था वो लगभग खत्म ही हो गया था। और लागत कैसे बढ़ रही थी, इसका अंदाजा उस वक्त के एक किसान के इस बयान से लगाइए। जो मजदूर पहले 3 आने में मिलता था अब 6 आने मांगता है। सीधा सीधा हिसाब है, खेती की लागत 2 गुनी हो चुकी थी। किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता ही जा रहा था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। पहला विश्व युद्ध चल रहा था तो महंगाई आसमान छू रही थी। मिट्टी का तेल, नमक, कपड़ा, रोज की जरूरत की हर चीज महंगी हो गई। और सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि जहां बाकी सब चीजों के दाम बढ़ रहे थे, वहीं किसानों की अपनी फसलों के दाम गिर रहे थे। ये तो हर तरफ से एक आर्थिक घेराबंदी थी। अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। उस समय का जो कानून था वो असल में किसानों के हक में था। तो फिर सवाल ये है कि प्रशासन इतना सख्त रवैया क्यों अपना रहा था? और यही वो सवाल था जो इस पूरे आंदोलन का केंद्र बन गया। यहाँ कानून और हकीकत का फर्क देखिए। रेवेन्यू कोड यानी राजस्व संहिता साफ साफ कहती थी कि अगर पैदावार 25% से कम है तो लगान पूरी तरह माफ होगा। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा था? लगान माफी तो भूल जाइए, प्रशासन ने लगान में 23% का इजाफा कर दिया था। और इसे वसूलने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा था। किसानों की संपत्ति, उनके मवेशी, सब कुछ जब्त किया जा रहा था। और बस इन्हीं हालात के जवाब में विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आया, सत्याग्रह। और यहीं से इस आंदोलन में गांधी जी की एंट्री होती है। हालांकि इस आंदोलन की नींव मोहनलाल पंड्या जैसे स्थानीय नेताओं ने रख दी थी। फिर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को भेजा कि वो जाकर हालात का जायजा लें और आखिरकार 22 मार्च 1918 को महात्मा गांधी ने खुद इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। तो ये सत्याग्रह था क्या? इसका मतलब था सत्य के लिए आग्रह, यानी सच पर टिके रहना। ये बिना हिंसा के विरोध करने का एक तरीका था। खेड़ा में इसका मतलब ये था कि किसान सब मिलकर एक साथ ये अन्यायपूर्ण लगान देने से मना कर देंगे। चाहे प्रशासन कोई भी सजा दे, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। तो अब सवाल उठता है कि इस सत्याग्रह का आखिर हुआ क्या? इसका अंत कैसे हुआ? देखिए, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका नतीजा ना तो कोई साफ सुथरी जीत थी और ना ही कोई हार। हुआ ये कि आंदोलन लंबा खिंचने लगा। एक तरफ से ब्रिटिश प्रशासन का दबाव और सख्ती बढ़ती जा रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ किसानों को ये उम्मीद होने लगी कि शायद अगली फसल अच्छी हो जाए।
उनका धीरज टूटने लगा और आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इसी नाजुक मोड़ पर गांधी जी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता निकाला। उन्होंने सरकार को प्रस्ताव दिया कि अगर आप सबसे गरीब किसानों का लगान माफ कर दें तो जो किसान लगान दे सकते हैं वो दे देंगे। इसके जवाब में जून 1918 में सरकार ने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन अपने कलेक्टरों को अंदर ही अंदर ये आदेश दे दिए कि लगान सिर्फ उन्हीं से वसूला जाए जो चुकाने की हैसियत रखते हैं। अब आंदोलन के इस अंत को अक्सर गांधी जी की एक बड़ी जीत की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो इस पर एक अलग, एक ज्यादा क्रिटिकल नजरिया रखते हैं। इन्हीं में से एक हैं इतिहासकार जूडिथ ब्राउन, और उनका जो विश्लेषण है वो हमें इस पूरी घटना को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने में मदद करता है। ब्राउन की रिसर्च के हिसाब से इस समझौते का असर बहुत ही सीमित था। जरा इन आंकड़ों को देखिए। खेड़ा के कुल 559 गांवों में से सिर्फ 70 गांवों के किसानों को लगान माफी का असल फायदा मिल पाया था। सिर्फ 70। ब्राउन एक और बहुत ही दिलचस्प और चुभने वाली बात लिखती हैं। वो कहती हैं कि जब गांधी जी आंदोलन शुरू करने खेड़ा आए थे तो लोगों ने मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया था, लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ तो लोकल सपोर्ट इतना घट चुका था कि उनके जाने पर लोगों ने उन्हें खाने तक के लिए नहीं पूछा। देखिए, ब्राउन का तर्क ये है कि किसान कोई अंधे भक्त नहीं थे जो बस गांधी जी के पीछे चल पड़े। वो जमीन के मालिक थे, संपत्ति वाले लोग थे। उन्होंने अहिंसा का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि ये उनके फायदे में था। ये एक विनाशकारी हिंसक क्रांति से बचने का तरीका था जिसमें उनका बहुत कुछ दांव पर लग सकता था। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। खेड़ा के किसान क्या सिर्फ गांधी जी के अनुयायी थे, या वो होशियार लोग थे जो अपने आर्थिक हितों को बचाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व का इस्तेमाल कर रहे थे? खेड़ा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास के बड़े बड़े आंदोलन अक्सर ऊंचे आदर्शों और कड़वी जमीनी हकीकतों के एक बहुत ही जटिल मेल से बनते हैं।